मई 2024 से पहले जो डायरेक्ट टैक्स था और जीएसटी था, इनडायरेक्ट टैक्स, वो 60-40 रेशियो के बीच में बांटा गया था। और मई 2024 से, विच इज़ न्यू स्कीम से, ये 50-50 के रेशियो में बांटा गया। मतलब क्या, बोथ द सब्जेक्ट्स को इक्वल इम्पोर्टेंस दी गई है। और ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए, इन ऑर्डर टू क्रैक द टैक्सेशन। मैं उसको समझाऊंगा, डिटेल में सब कुछ समझाऊंगा, आप अब बस वीडियो देखिए। पहली चीज़, हम वेटेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो वेटेज है डायरेक्ट टैक्स का, वो 50 मार्क्स का है। उस 50 मार्क्स को दो पार्ट में बाइफरगेट किया गया है। एक 30 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव एंड 15 मार्क्स का एमसीक्यू। मैं एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव दोनों ही अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। एंड नाउ कम टू दी सिलेबस। जो सिलेबस है वो आपके पास 4 मॉड्यूल आती हैं, 2 जीएसटी की और 2 डायरेक्ट टैक्स की। तो मैं ये कहूँगा कि जीएसटी की जो मॉड्यूल है उसे रखिए, थोड़ा बहुत काम ज़रूर आएगा वो, बट डायरेक्ट टैक्स के मॉड्यूल को फेंक दीजिए। एंड आई एम रियली सॉरी टू से दैट, एंड आई एम रियली प्राउड टू से दैट, क्योंकि ये चीज़ मुझे किसी ने नहीं बताई थी। इसकी वजह से मुझे बहुत सारे अटेम्प्ट फेस करने पड़े थे। बट मैं आपको कह रहा हूँ, डायरेक्ट टैक्स के मॉड्यूल को देखना तक नहीं है। उसके लिए मैं एक अल्टरनेटिव बताता हूँ, जो कि बेस्ट अल्टरनेटिव है। लाइक उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो 2 मॉड्यूल है डायरेक्ट टैक्स के, वो ओपन भी मत करना, क्योंकि अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे ना, 2 अटेम्प्ट वैसे निकल जाएंगे। सो प्लीज़ डोंट डू दैट। अब मैं ये आपको सिलेबस बता दिया। सिलेबस जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा है, टू बी रियली फ्रैंक। 100 मार्क्स के पेपर के लिए इतना ज़्यादा सिलेबस पढ़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। अब हम क्लासेस के बारे में बात करते हैं कि क्लासेस कहाँ से लेनी है। आउट ऑफ द 6 सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में आपको स्पेशली नहीं बोलूँगा कि आप ना क्लासेस ले लीजिए इस सब्जेक्ट को, क्योंकि आप ये प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे खुद से या यूट्यूब से देख के। बट मैंने तो देखिए, मैं डायरेक्ट टैक्स भी खुद से ही प्रिपेयर किया था। बट मैं आपको स्पेशली बोलूँगा कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का लेक्चर लेना है ना, तो वो होगा डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी। उनके लेक्चर्स लीजिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये देखिए, ये कोर कॉम्पिटेंस होता है हमारा सीए वालों का। और दूसरी चीज़ ये होती है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आप समझ नहीं पाएंगे, बहुत कॉन्सेप्चुअल बेस्ड कॉन्सेप्ट होते हैं। तीसरी चीज़, अमेंडमेंट्स आती हैं, और अमेंडमेंट्स लाइक वो गेम चेंजर होता है। अगर आपको अमेंडमेंट्स अच्छे से आता है ना, और आपके अटेम्प्ट में अमेंडमेंट्स आए हैं ना, तो आप अपने आप को लकी समझिए, क्योंकि 15 से 20 मार्क्स का जो 100 मार्क्स में से 15 से 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर होगा, वो सिर्फ अमेंडमेंट से आता है, सिर्फ अमेंडमेंट से। और ये हर अटेम्प्ट की कहानी है, ठीक है। तो जस्ट बी हैप्पी कि आपकी अटेम्प्ट में अमेंडमेंट आया है। तो अब हम बातें करते हैं कि क्लासेस किससे लेनी है। तो देखिए, 3-4 फैकल्टी है सीए में जो डायरेक्ट टैक्स बहुत अच्छा पढ़ाती है। एक तो बीवी सर है, एक तो विजय शारदा सर है, और एक अमित महाजन है, यंग गोट, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं वो। और एक आईजीपी के फैकल्टी हैं, उनका मुझे नाम नहीं याद है, बट एक वो है। तो 4 लोग हैं। आप चारों की वीडियो देखना, रिवीजन लेक्चर्स सबके वीडियोज़ अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, और आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से डिसाइड कर देना। अब आप पूछेंगे मेरी प्रेफरेंस, मैं किससे पढ़ा था। सेम, मैंने बीवी सर से रिवीजन वीडियोस, बीवी सर जो है ना, वो हर अटेम्प्ट के लिए रिवीजन वीडियोस डालते हैं साल में एक बार। आई थिंक, हाँ, साल में एक बार वो वीडियो डालते हैं, रिवीजन लेक्चर्स। और हर अटेम्प्ट में अमेंडमेंट्स के वीडियो डालते हैं। तो मैंने वही करा था, वो उनके रिवीजन वीडियोस देखे थे, 10-12 रिवीजन वीडियोस डालते हर चैप्टर के, प्लस मैं अमेंडमेंट्स देखता था उनके हर अटेम्प्ट के, और उसी से मैंने क्रैक कर लिया था। अब आ जाते हैं रिसोर्सेज पे, कि रिसोर्सेज पे क्या क्या हमें बाय करना है। तो मैंने आपको बोला ना कि आपको मॉडल रेफ़र नहीं करनी है, तो उसका अल्टरनेटिव क्या है। उसका अल्टरनेटिव है बीवी सर की 400 रुपये की एक बुक आती है, कॉम्पैक्ट बुक। और सीरियसली बता रहा हूँ, आप उसे एक बार यूज़ करके देखिए। पीडीएफ भी अवेलेबल है मार्केट में, टेलीग्राम पे थोड़ा सा रिसर्च कर देंगे, पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको। वो बुक को रिफ़र करिए आप। उसमें ना बहुत कंसाइज़ वे में कोई भी चीज़ स्किप नहीं की गई है। मैं ये चीज़ प्राउडली कह सकता हूँ, कोई भी चीज़ स्किप नहीं की गई है, अच्छे से सब कुछ बताया गया है। और वो बुक को पढ़ने के बाद आप एटलीस्ट कॉन्फिडेंट तो हो जाएंगे कि आपको सारे प्रोविजंस अच्छे से आते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो 1.5 डेज़ मिलता है ना हमें, हम लॉजिकली और प्रैक्टिकली दोनों ही पॉसिबल नहीं है कि आप
1.5 डेज़ में 4 मॉड्यूल को रिवाइज़ कर सके। लाइक नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, इवन रैंकर्स भी नहीं कर पाते, इसलिए सब नोट्स बनाते हैं या तो चार्ट बुक ऑर्डर करते हैं। तो मैंने आपको अल्टरनेटिव बता दिया कि आप बीवी सर की 400 पेजेस की कॉम्पैक्ट बुक ऑर्डर कर लेना। तो ये एक रिसोर्सेज हो गया। अब बाकी के 3 क्या है, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यूज़। अब सुनिए, मैंने ना हमेशा मैं कहता हूँ कि आप जो आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू है वो न्यू स्कीम से सॉल्व करना। मतलब क्या, मई 24 से लेके करंट अटेम्प्ट तक आरटीपी और पीवाईक्यू करना, प्लस एमटीपी करंट अटेम्प्ट का सिर्फ कर लेना 2। बट टैक्स में ऐसा नहीं है, टैक्स में आपको ऐसा नहीं करना है। उसका रीज़न ये है कि टैक्स में ना अमेंडमेंट्स बहुत आते हैं, हर अटेम्प्ट में अमेंडमेंट्स आता है, तो पूरा लॉ चेंज हो जाता है कुछ कुछ कॉन्सेप्ट में। उसकी वजह से जो प्रीवियस अटेम्प्ट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो रेलेवेंट नहीं होते अनलेस एंड अनटिल आपके पास अमेंडमेंट आंसर्स हैं उसके। तो टैक्स में यही एडवाइस रहेगी, आरटीपी और एमटीपी और पीवाईक्यूज़ पिछले 2 अटेम्प्ट के भी आप कर लेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। अब जो अमेंडमेंट्स होते हैं उसके बारे में मैं बताने की कुछ कोशिश करता हूँ। मैंने ये तो बता दिया आपको कि 100 मार्क्स में से 15 से 20 मार्क्स का अमेंडमेंट आता है और वो हर अटेम्प्ट में आता है। और अमेंडमेंट ना वो पूछते हैं एग्ज़ाम में, कि ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं है जी किसी अटेम्प्ट में अमेंडमेंट्स है और वो एग्ज़ाम में ना आया हो। तो अमेंडमेंट्स करके ही जाना किसी भी हालत में, चाहे भले वो पूरे चैप्टर आप स्किप कर देना, बट वो स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट का अमेंडमेंट सीख के आप उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम में चले जाना। और मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ जो आप एक्चुअली मानेंगे नहीं, बट मैंने ये चीज़ करी थी। टैक्स का जो डायरेक्ट टैक्स का जो बेस होता है ना, जो जो होता है ना, कि ये चीज़ आप जैसे कि सब लोग कैपिटल गेन और पीजीबीपी करके जाते हैं और आई एम द ओनली गाय जो ये दोनों ही नहीं करके गया था। लाइक कुछ भी नहीं किया था। मैंने रीडिंग डाली थी इनकी पीजीबीपी की, स्पेशली कैपिटल गेन की तो मैंने रीडिंग भी नहीं डाली थी। पीजीबीपी की 2-3 बार मैंने बस रीडिंग लगाई थी इन ऑर्डर टू सॉल्व द टोटल इनकम के क्वेश्चंस। मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा टोटल इनकम के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। तो मैंने ये 2 चैप्टर्स स्किप किए थे, पीजीबीपी और कैपिटल गेन बस, और कुछ स्किप नहीं किया था, बाकी सब पढ़े थे मैंने डायरेक्ट टैक्स में। तो ये थे मेरे बेसिक चीज़ें जो आपको जानना ज़रूरी थी अबाउट वेटेज, सिलेबस, रिसोर्सेज और किस फैकल्टी से क्लासेस लेनी है और मैंने क्या क्या स्किप करा था ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। अब हम आते हैं स्ट्रैटेजीज़ कि डायरेक्ट टैक्स को डील कैसे करना है। बिफोर आई टेल यू द स्ट्रैटेजी ऑफ डायरेक्ट टैक्स कि उसको पढ़ना है कैसे, उसको डील कैसे करना है, मैं आपको 2 टर्म्स के बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको वो समझ गया ना तो आपका 90% ऑफ द काम आसान हो जाएगा। मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि आप मुझे क्लासीफाई करके दीजिए कि एडवांस अकाउंट को किस में बाइफरकेट करेंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि वेदर इट इज़ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, तो आप बोलेंगे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। ऑडिट को बोले तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, लॉ को बोले तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, ठीक है, एफएम को बोले तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। बट अगर मैं आपको बोलूं कि आप ये बताइए कि डायरेक्ट टैक्स को आप किस में क्लासीफाई करेंगे, जीएसटी को किस में क्लासीफाई करेंगे, तो आप और हर कोई यही जवाब देगा कि ये तो बोथ है, कि ये थ्योरी भी है और ये प्रैक्टिकल भी है। बट अब मैं यहाँ पे आपको थ्योरी का डेफिनेशन समझाने की कोशिश करता हूँ। लॉ में क्या होता है, लॉ की जो पूरी बुक है ना वो थ्योरी है, आपको लर्न करना है, कीवर्ड्स, काम खत्म। अब यहाँ पे थ्योरी का मतलब ना बहुत अलग है डायरेक्ट टैक्स में। आप एक समझिए, डायरेक्ट टैक्स को करने का ना एक प्रोसेस होता है और ये चीज़ आपको चैप्टर्स में भी समझ में आएगी। जैसे कि आपको, अगर आपने डायरेक्ट टैक्स का बेसिक नहीं किया और आप डायरेक्टली टोटल इनकम सम पे जंप कर गए तो आप कभी ज़िंदगी में नहीं कर पाएंगे टोटल इनकम के सम। डायरेक्ट टैक्स ना एक प्रोसेस है, जैसे कि आपको एक वो प्रोसेस को फॉलो ही करना है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। ऐसा कोई नहीं होगा जो ये कहेगा कि मुझे बेसिक नहीं आता डायरेक्ट टैक्स का बट मैं पीजीबीपी के कोई भी सम सॉल्व कर सकता हूँ, हो ही नहीं सकता, इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। तो आपको ना एक प्रोसेस, एक स्टेप को फॉलो करना पड़ता है, आपको चैप्टर बाय चैप्टर, स्टेप बाय स्टेप लेके जाना पड़ता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दी डायरेक्ट टैक्स। पहले आप थ्योरी समझेंगे, उसकी अच्छे से कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेंगे एंड देन आप प्रैक्टिकल सम्स पे मूव ऑन करेंगे।
अब आप ये चीज़ समझिए, यहाँ पे थियरी का मतलब क्या, कि आपको लर्न क्या करना है। 4 मॉड्यूल है आपके पास, आप वर्ड टू वर्ड लर्न करने जाएंगे ना तो 3 अटेम्प्ट ऐसे ही चले जाएंगे और आप बोलेंगे कि अभी भी याद नहीं हुआ है। तो लर्न क्या करना है, यही कोई क्लैरिफाई नहीं करता, कोई भी सर ये चीज़ नहीं क्लैरिफाई करता है कि डायरेक्ट टैक्स में, जीएसटी में हमें एक्चुअली में लर्न क्या करना है, किस चीज़ों को अच्छे से याद करके बिठा के दिमाग में जाना है, सो दैट हम हर सम को कोप अप कर सके। मैं बताता हूँ उस सवाल का जवाब। जो थियरी है उसका मतलब क्या होता है, आप ये समझने की कोशिश करिए कि थियरी का मतलब क्या क्या चीज़ें आपको लर्न करने की ज़रूरत है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में क्या आता है, अब रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर है, उसमें तो बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। उसमें किस चीज़ को आप बोलेंगे कि लर्न करना है एज ए डेफिनेशन, रेसिडेंट, कि रेसिडेंट कौन है, नॉन रेसिडेंट कौन है, तो इस चीज़ को पढ़ना है। सैलरी में सैलरी का डेफिनेशन क्या है, कैपिटल गेन में कैपिटल एसेट का डेफिनेशन क्या है। ऐसे 2-3 डेफिनेशन ही होते हैं पूरे चैप्टर में जो एक्चुअली एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और लर्न करने होते हैं। एक्चुअली में आप जब मॉडल पढ़ेंगे ना, अगर आप पढ़ेंगे कभी, तो उसमें हज़ारों डेफिनेशन दी है, मतलब छोटी से छोटी चीज़ को भी बताया गया है उसमें, इतनी मतलब डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग है मॉडल में हर चीज़ के बारे में। बट हमारे एग्ज़ाम में वो सारी चीज़ें काम की नहीं है। हमें हमारे एग्ज़ाम में सिर्फ 2-3 ऐसे डेफिनेशंस होंगे जो एक्चुअली हमें जानने हैं और जो एग्ज़ाम में वैल्यू आएंगे, काम आएंगे आपके। असेसी हो गया, प्रीवियस ईयर हो गया, असेसमेंट ईयर हो गया, सैलरी का डेफिनेशन हो गया, टीडीएस का डेफिनेशन हो गया, टीसीएस का डेफिनेशन हो गया। तो ये सारे डेफिनेशंस जो सेलेक्टेड हैं वो इम्पॉर्टेंट है, वही लर्न करना है आपको। फिर आपको क्या लर्न करनी है, आपको कंडीशंस लर्न करनी है कि अगर रेसिडेंट है, कोई इंडिविजुअल को रेसिडेंट कहना है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। अगर किसी को सैलरी के एग्जम्पशंस क्लेम करने हैं तो उसको किस किस कंडीशंस को फुलफ़िल करना है। एचआर का आपको अगर डिडक्शन क्लेम करना है, एग्जम्पशन क्लेम करना है, तो उसके लिए कौन कौन सी 3 कंडीशंस को फुलफ़िल करनी पड़ेगी सो दैट आपको इतनी अमाउंट ऑफ एचआरए क्लेम करना हो। तो आपको ना एचआरए का डेफिनेशन नहीं याद करना है, आपको वो 3 कंडीशंस याद करनी है। ठीक है, अगर आपको एटीसी के डिडक्शन के बारे में बोला मैंने कि आप मुझे बताइए, तो एटीसी का डिडक्शन देखेंगे तो मॉड्यूल में 10 पेज में डिफाइन किया गया एटीसी के बारे में। तो आपको क्या 10 पेज लर्न करना है? नहीं, यही तो गलती हुई थी मेरे से और मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरी मॉड्यूल नहीं लर्न करनी है आपको, आपको ये लर्न करना है कि एटीसी में कितने अमाउंट का डिडक्शन मिलता है, 1,50,000 का। अब आपको ये चीज़ लर्न हो गई, लिमिट लर्न हो गई। अब आपको लर्न करना है कि उस 1,50,000 को लेने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, कि आपको किस पॉलिसी में इन्वेस्ट करना है, कौन से स्कीम में इन्वेस्ट करना है, तो जाके आपको डिडक्शन मिलेगा। सेम गोज़ विद द एटीजी, एटीजीजीपी, एटीटीटीए, एटीटीटीबी। आपको वो कंडीशन याद करनी है जो फुलफ़िल करनी है और आपको वो लिमिट याद करनी है और ड्यू डेट्स आपको याद करने हैं। तो यही मेन कोर चीज़ें हैं आपको डायरेक्ट टैक्स में हर एक चैप्टर में याद करनी है। हर चैप्टर में, जैसे सैलरी में हो गया, तो सैलरी में ग्रेचुटी को क्लेम करने के लिए कंडीशंस है। पोगा में क्या होता है, नॉन पोगा में क्या होता है, उस 3 कंडीशन को फुलफ़िल करिए तो आपको विच एवर इज़ लोअर, तो उतनी अमाउंट आपको क्लेम करने को मिल जाएगी एक्चुअली में। तो आपको वो सिर्फ 3 कंडीशन लर्न करना है। ऐसा नहीं कि एक काम करते पहले पोगा, मॉडल में पोगा का डेफिनेशन लिखा है, नॉन पोगा का डेफिनेशन लिखा है, ग्रेचुटी क्या होती है उसका मतलब लिखा है, वो चीज़ें सिर्फ आपको समझनी है कि अच्छा ग्रेचुटी का मतलब ये होता है। लर्न क्या करना है आपको, सिर्फ वो 3 कंडीशंस और वो लिमिट लर्न करनी है, दैट्स इट। और ये चीज़ आपको पूरे डायरेक्ट टैक्स में करना है, जीएसटी में नहीं, जीएसटी के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी है। आप अगर आपको अभी समझ गया तो हम आगे बढ़ सकते हैं स्ट्रैटेजी के रिलेवेंट। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि थियरी का मतलब ये जो मैंने समझाया आपको ये होता है, और प्रैक्टिकल का मतलब उस थियरी को अप्लाई करना और सम्स को सॉल्व करना। एक बार प्रैक्टिकल के लिए मैं 2 मिनट का टाइम लूँगा। देखिए प्रैक्टिकल में ना, अगर मैं आपको मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री करने को बोलूँ तो आप बोलेंगे भैया कोई लिमिट नहीं है ट्रिग्नोमेट्री की, तो उसमें तो लाखों करोड़ों सम बन सकते हैं। बट मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप ट्रिग्नोमेट्री का सम सॉल्व करेंगे ना, तो आप एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा, आप समझ जाएंगे कि सिर्फ इतने ही वेरिएशन बन सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, दिस इज़ द एंड। ठीक है, बट ये चीज़ ना टैक्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सीरियसली। मतलब आप
कितने भी सिनारियोस क्रिएट कर सकते हैं, कुछ लिमिट नहीं है। मतलब एक ही कॉन्सेप्ट पे 1000 डिफरेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं एंड ऑल ऑफ देम विल बी डिफरेंट, ऑल ऑफ देम। देर इज़ नो लिमिट टू वेरिएशंस कि इतने ही क्वेश्चंस बन सकते हैं। ऑफकोर्स एग्ज़ाम में लिमिट है कि हाँ इतने लेवल का ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो लोग, बट एक्चुअली में अगर इसलिए तो देखिए टैक्स का पेपर टफ होता है, इसलिए वो लोग टफ बना सकते हैं कि देर इज़ नो लिमिट टू वेरिएशन। सैलरी का क्वेश्चन एक बेसिक क्वेश्चन भी बन सकता है और एक ऐसा क्वेश्चन बना देंगे कि आपको भले ही पूरा प्रोविजन याद है, पूरे कंडीशंस याद है, पूरे लिमिट्स याद है, फिर भी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि देर इज़ नो लिमिट, लिटरली नो लिमिट। मैं आपको बताता हूँ, मैंने प्रैक्टिकल्स के लिए कितने कितने सम्स सॉल्व किए थे। मैंने पूरे मॉडल के क्वेश्चंस किए थे और मैंने पूरी विवित्सु कंपाइलर की थी, तब जाके मुझे 65 आया था। लाइक तब जाके रोज़ प्रैक्टिस कर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की, तब जाके मेरा बेस बना था और फिर आई वॉज एबल टू हैंडल दोज क्वेश्चंस। तो ये डेफिनेशन था थियरी क्या होती है और प्रैक्टिकल क्या होता है डायरेक्ट टैक्स में। अब मैं आपको स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बताता हूँ। ठीक है, स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। अब ना आपको ना एक प्रोसेस फॉलो करना है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी। आप ना डायरेक्ट टैक्स में ना सब मत करिए, प्लीज़ प्लीज़, मैं आपको हाथ जोड़ के कहता हूँ डायरेक्ट टैक्स में सब मत पढ़िए। मैंने खुद कैपिटल गेन और पीजीबीपी नहीं किया था। देखिए जीएसटी क्यों दिया गया है, जीएसटी हमारे लिए ब्लेसिंग है, वो भगवान का रूप है। मैं जीएसटी की स्ट्रैटेजी जीएसटी की वीडियो में बता दूंगा, पर डीटी में आपको सिर्फ वही चीज़ करना है जो एग्ज़ाम में शॉर्ट आती है। अब मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ कैसे पता चलेगी। डीटी का ना पेपर पैटर्न सेम है और हर अटेम्प्ट में ना वो लोग पेपर पैटर्न सेम ही रखते हैं, विच इज़ गुड थिंग। बस सम्स अलग हो जाते, कुछ जगह कुछ क्वेश्चन नंबर पे सेम में सम्स में चेंजेस आते हैं। मैं वो भी बताने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 14 मार्क्स का टोटल इनकम का क्वेश्चन ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन होगा या सैलरी का क्वेश्चन होगा और उसके साथ रेसिडेंट इंडिविजुअल का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में टीडीएस का क्वेश्चन डाल देंगे, पीजीबीपी का क्वेश्चन डाल देंगे, कैपिटल गेन का क्वेश्चन डाल देंगे, उसके बाद रिटर्न फाइलिंग की क्वेश्चन डाल देंगे और सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड और क्लबिंग में से एक क्वेश्चन डाल देंगे। पेपर पैटर्न डिसाइडेड है, आपको पेपर पैटर्न पता रहता है, बट आपको ना चुनना है कि आपको क्या करके जाना है। जैसे कि मैंने क्या क्या किया था मैं आपको बताता हूँ। मैंने रेसिडेंट इंडिविजुअल किया था। देखिए जब मैं ये चीज़ कह रहा हूँ ना कि मैंने रेसिडेंट इंडिविजुअल किया था, इसका मतलब मैं ये इस कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ना मैं वो हैंडल कर लूँगा। मैं ये नहीं कह रहा आपको कि रेसिडेंट इंडिविजुअल का 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो मैं 6 में से 6 लेके आऊँगा, नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, वो न्यू क्वेश्चन रहेगा, फिर भी मैं 3 मार्क्स तो स्कोर कर लूँगा 50%, इवन जस्ट बाय फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ डूइंग रेसिडेंशियल स्टेटस क्वेश्चंस। वो चीज़ प्रैक्टिस से आती है। तो मैंने रेसिडेंशियल स्टेटस कर लिया, मैंने हाउस प्रॉपर्टी की कर लिए, मैंने सैलरी कर लिया, मैंने आईएफओस करा, क्लबिंग करा, सेट ऑफ करा, रिटर्न फाइलिंग किया, टीडीएस टीसीएस किया। बस मैं इतना करके डायरेक्ट टैक्स में चला गया था एग्ज़ाम में। और इतना ही करना है आपको, समझिए। डायरेक्ट टैक्स को इतना टाइम मत दीजिए। जो चीज़ आपको समझ में आ रही ना कि अच्छा इतना मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है, मैं ये चीज़ें अच्छे से समझ सकता हूँ, उतना पढ़ के चले जाइए। जीएसटी है अपने पास, वो ध्यान रखिएगा हमारा। कैपिटल गेन और पीजीबीपी मैंने नहीं करा था। दोस्तों अभी मैं कुछ जनरल पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जो मैंने लिखा हुआ है। वो बहुत ज़रूरी है आपको रिटेन करने के लिए ड्यूरिंग द एंटायर प्रिपरेशन। तो आप कहीं पे भी लिख लीजिए ये सारी पॉइंट्स, और ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आप इनको ना 1-2 बार गो थ्रू कर लेना कि हाँ मैं ये सारी चीज़ें सही कर रहा हूँ या नहीं। ठीक है, पहली चीज़ ये है कि जब आपका पूरा सिलेबस, पूरे मॉड्यूल के क्वेश्चंस हो जाएं, या जिस फैकल्टी के भी आपके क्वेश्चन बैंक लिए हैं वो सॉल्व करके हो जाए ना, तो बीवी सर और विशाल सर दोनों ही सर ने हर अटेम्प्ट के लिए ना सुपर 30 क्वेश्चंस की एक लिस्ट निकाली होती है, वो आपको करना ही करना है। उसका रीज़न ये है कि वो जो 30 क्वेश्चंस होते हैं ना, वो कहने के लिए 30 क्वेश्चंस होते हैं, बट वो अगर आप सॉल्व करने जाएंगे ना तो वो 3-4 दिन लग जाते करने के लिए। और हर एक क्वेश्चन में कम से कम 4-5 कॉन्सेप्ट्स
एक साथ ऐड करके वो क्वेश्चंस बनाते हैं, तो बहुत हेल्पफुल रहता है इन ऑर्डर टू गेट मोर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ड्यूरिंग द एग्ज़ाम टाइम। अब एक गलती करते हैं सब लोग, जो इनिशियल फ्रेशर्स होते हैं ना, वो एक गलती करते हैं, जो इसको मैं एक बार डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। मैंने क्या बताया था आपको स्टार्टिंग में कि जो डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी है, वो एक चीज़ में आप क्लासीफाई नहीं कर सकते, ना ही आप इसको 100% प्रैक्टिकल बोल सकते हैं, ना 100% थेरेटिकल बोल सकते हैं। तो आपको ना दोनों चीज़ ही करनी है इन ऑर्डर टू क्रैक द एग्जामिनेशन। मतलब क्या, आप सिर्फ प्रोविज़न पढ़ते रह गए 8 महीने, आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही नहीं की, आप फेल हो जाएंगे। भले ही आपको पूरी दुनिया जहाँ के प्रोविजंस पता है, आपने कुछ भी स्किप नहीं किया, आप फिर भी फेल हो जाएंगे। या आपने पूरे साल सम सी सम सॉल्व किए, वो भी मॉड्यूल कंपाइलर या नोट्स को सामने रख के देख देख के, तो आपको एग्ज़ाम में एक्चुअल प्रोविज़न याद तो आएगा नहीं, तो भी आप फेल हो जाएंगे। तो करना क्या है आपको, आपको दोनों चीज़ करनी है। आपको थ्योरी लर्न करना है एंड देन क्वेश्चन सॉल्व करना है, थ्योरी लर्न करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, थ्योरी लर्न करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, और ये हर चैप्टर के लिए रिपीटेटिवली करते रहना है। रिवीजन इज़ द की, कंसिस्टेंसी इज़ द की। आपने कंसिस्टेंसी ब्रेक की ना डायरेक्ट टैक्स में, कि आज आपने 1 हफ्ते पढ़ लिया, 2 हफ्ते का गैप दिया, फिर आपने शुरू किया, आप ज़ीरो पे आ जाएंगे। तो 2 घंटे ही पढ़िए, बट डायरेक्ट टैक्स डेली बेसिस पे पढ़ना फॉर द लास्ट 3 मंथ। जब एग्ज़ाम के 3 महीने पहले से आप डेली बेसिस पे 2 घंटे करना, थोड़ा थ्योरी रिवाइज कर लेना, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करना बिना देखे प्रोविजंस को। सेम गोज़ विद द जीएसटी, वो सिर्फ आधे घंटे भी आप कर लेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। अब दूसरी चीज़ ये है कि अमेंडमेंट्स के बारे में मैंने बता दिया है। एक सिंपल चीज़ ये कहूँगा, मस्ट डू थिंग। एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले अमेंडमेंट्स को अच्छे से कर लेना, भले ही आपने वो चैप्टर छोड़ दिया हो, उस चैप्टर का वो अमेंडमेंट का पार्ट कर लेना, क्योंकि डेफिनेटली आएगा। अब ना ड्यूरिंग द इंटायर फेज़ ऑफ प्रिपरेशन, मैंने क्या बोला, आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अब जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना, आप उतने नए टाइप ऑफ क्वेश्चंस से इंट्रोड्यूस होंगे, और आप नए टाइप ऑफ मिस्टेक्स करेंगे। आप देखेंगे कि आप ना जैसे जैसे आप सम सॉल्व करेंगे टोटल इनकम के या स्पेसिफिक चैप्टर्स के क्वेश्चंस, तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप कुछ जो मिस्टेक्स है ना, वो हर बार करते जा रहे हैं, हर क्वेश्चन में सेम मिस्टेक करते जा रहे हैं। ये चीज़ आपको थोड़ी, जैसे जितने नंबर ऑफ सम सॉल्व करेंगे ना, तो आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ यार, ये गलती ना मैं बार बार करता हूँ टोटल इनकम के क्वेश्चन में, ये चीज़ मैं भूल ही जाता हूँ, ये स्टेप्स तो मैं इंक्लूड ही नहीं करता। तो आप एक नोटबुक बना लीजिए, जहाँ पे ना आप जो भी गलतियाँ करें, आप उसको हिंदी में लिख लीजिएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा ये बहुत एक एफर्ट मांगता है ये चीज़ करने के लिए, बट प्लीज़ लिख लीजिएगा एक जगह पे हिंदी में, सो दैट आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले उसको अच्छे से फटाफट गो थ्रू कर ले कि अच्छा हाँ यार, टोटल इनकम के सैलरी के वर्किंग नोट में मैं ड्राइवर का 900 रुपीज़ पर मंथ में नहीं लेता। तो ये जब आप ये पढ़ेंगे ना एग्ज़ाम के एक दिन, तो वो दिमाग एकदम बूम करके याद रहेगा उसको कि अच्छा ये गलती होती मैंने नोटबुक में लिखी थी। तो एक मिस्टेक की नोटबुक ज़रूर बनाना। और 1.5 डेज़ के रिगार्डिंग एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि कोई भी कितना भी स्मार्ट हो, वो 1.5 डेज़ में 4 मॉड्यूल रिवाइज़ नहीं कर पाएगा। कोई भी कितना भी स्मार्ट हो, इवन ऑल इंडिया रैंक 1। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको पहले से ही आपकी सोर्सेज ऑफ प्रिपरेशन 1.5 डेज़ के लिए प्रिपेयर करके रखनी है। वो आप कैसे करेंगे, या तो आप खुद के नोट्स बनाइए, जो मैंने नहीं किया था तो मैं आपको भी रेफ़र तो करूँगा नहीं, बट आप कर सकते हैं तो प्लीज़ करिए। या तो आप किसी की चार्ट बुक ऑर्डर कर लेना। मैंने विशाल सर की चार्ट बुक रेफ़र की थी फॉर जीएसटी। बीवी सर के लिए मैंने उनका कंपाइलर ये रेफ़र किया था। उसको एक्चुअली में मैंने ना, मतलब इतनी बार रिवीजन कर ली थी कि मेरे से बहुत कम टाइम में पूरी उनकी कंपाइलर रिवाइज़ हो चुकी थी। तो ये चीज़ मैंने की थी रिवीजन के लिए फॉर लास्ट 1.5 डेज़। अब आ जाते हैं एमसीक्यू के लिए, कि एमसीक्यू से दोस्तों मैं बता रहा हूँ, पूरे इंटर लेवल में ना एमसीक्यू गेम चेंजर है। ये बहुत ही अंडररेटेड चीज़ है और कोई इस पे ध्यान नहीं देता। सब सोचते हैं यार एमसीक्यू है, कर लेंगे। इन रियलिटी में एमसीक्यू फाड़ देता है एग्ज़ाम में। मैं बताता हूँ सितंबर में क्या हुआ था मेरे साथ। एमसीक्यू इतने ट्रिकी आते हैं ना दोस्तों, इतने ट्रिकी आते हैं ना, और एक तो वो 2-2 पेज का पैराग्राफ दे देते पढ़ने के लिए, और हमारे पास मैक्सिमम 30 मिनट से होते हैं एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए। तो इट्स लाइक कि वो इम्पॉसिबल टास्क होता है कि
30 मार्क्स के एमसीक्यू अटेंड करना 30 मिनट के अंदर, और वो भी जब 2-2 पेज के पैराग्राफ आपको पढ़ने हो, तो वो चीज़ कैसे आप कर पाएंगे। मैंने क्या किया था, मैं वो बताता हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया ना कि मैंने मॉड्यूल के क्वेश्चंस और विवित्सु के कंपाइलर किए थे। तो मैंने विवित्सु के कंपाइलर में ना कुछ कुछ चैप्टर्स के, जिसमें मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट था, उनके एमसीक्यू की प्रैक्टिस की थी। एंड टू बी रियली फ्रैंक, मैंने की थी, टैक्स के लिए की थी, क्योंकि टैक्स इस मतलब वो तो प्रॉपरली न्यू सब्जेक्ट है, हम तो इससे इंट्रोड्यूस भी नहीं हुए कभी, आप इवन बिफोर 12th और आफ्टर 12th फाउंडेशन से सीधा टैक्स एक नया सब्जेक्ट है। तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, क्योंकि 2 टाइप के एमसीक्यूज आते हैं, एक तो डायरेक्ट एमसीक्यू आता है और एक तो केस बेस्ड सिनारियो आता है। डायरेक्ट एमसीक्यू तो फिर भी मैं कह रहा हूँ आप कर लेंगे अगर आपके पास कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, बट अगर आप केस बेस्ड सिनारियो क्वेश्चंस देखेंगे ना, तो उसमें मतलब सीरियसली बताऊँ तो बहुत ज़्यादा आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड देम, कि अच्छा ये किस टाइप का एमसीक्यू है, या कैसे कैसे टाइप के एमसीक्यू। एक बार आप जैसे कि आप ना 100 एमसीक्यू कर लेंगे ना, मैं ये बता रहा हूँ 100 एमसीक्यू कर लेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यही है, ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं एमसीक्यूज़ में। जब आपके दिमाग में ये चीज़ समझ में आ गई ना कि अच्छा ऐसे ऐसे एमसीक्यूज़ केस बेस्ड सिनेरियो बन सकते हैं डीटी में, बस उसी टाइम पे आप रुक जाना, और आप कोई प्रोविजंस को बार बार रिवाइज करना और सम्स को सॉल्व करना, दैट्स इट। तो उतना तो आप प्रैक्टिस ज़रूर करना एमसीक्यू के लिए। एंड ये एक स्टेटमेंट जो मैं कहने जा रहा हूँ, वो आप ना अपने स्टडी टेबल पे स्टिक कर लेना लिख के, फॉर स्पेसिफिकली टैक्सेशन, बोथ फॉर जीएसटी एंड डायरेक्ट टैक्स। डोंट गो फॉर फुल सिलेबस, जस्ट प्रिपेयर 100% वॉट एवर यू आर प्रिपेयरिंग। मैंने खुद पूरा सिलेबस नहीं किया था, मैं आपको खुद नहीं कह रहा पूरा सिलेबस करने के लिए, बट आप जो भी करें, जो भी आपने भले ही 10 चैप्टर में से 5 ही चैप्टर करना है डायरेक्ट टैक्स में, उस 5 चैप्टर को 100% कॉन्फिडेंस के साथ करिए, कि आप एग्ज़ाम में इस कॉन्फिडेंस के साथ जाना कि इस 5 चैप्टर के क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, कुछ भी आ रहे हैं मैं करके दिखा रहा हूँ, कुछ नहीं तो 6 में से मैं 4 तो लाऊंगा ही लाऊंगा, चाहे वो कितना भी टफ क्वेश्चन रहे। इस कॉन्फिडेंस के साथ आपको जाना है। तो लोग मोस्टली, अगर आपके लेट सपोज आपके अगर डायरेक्ट टैक्स में 10 चैप्टर है ना, तो लोग क्या करते हैं मालूम है, लोग सिर्फ 7 चैप्टर करते हैं, 3 चैप्टर को स्किप करते हैं, बट वो 7 चैप्टर ऐसा करते हैं ना कि कुछ भी क्वेश्चंस आ जाए वो कॉन्फिडेंट रहते हैं कि वो कर जाएंगे। ये की है, ये प्लीज़ की है, आप समझ लेना इस चीज़ को, वरना तो अटेम्प्ट के बाद ही आपको ये चीज़ समझेगा। और एक और चीज़, जो डायरेक्ट टैक्स है उसमें उसमें जो पेपर पैटर्न होता है, उसमें जो एक ही क्वेश्चन होता है जो थियरी बेस्ड होता है, वो रिटन फाइलिंग का क्वेश्चन होता है। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ना आप ना एक चीज़ देखना, डायरेक्ट टैक्स में कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, कि जैसे लॉ में कैसा होता है कि फैक्ट्स लिख दिया, प्रोविजन लिख दिया, एनालिसिस लिख दिया, फिर कंक्लूजन पे आ गए, तो ये एक सेट पैटर्न है टैक्स लॉ में, कि ऐसे आपको आंसर लिखना है। टैक्स में ऐसा नहीं है। टैक्स में एक फैकल्टी बोलती है कि इस पैटर्न को फॉलो करिए, दूसरी फैकल्टी बोलती है इस पैटर्न को फॉलो करिए, और दोनों ही पैटर्न से सेम मार्क्स आते हैं, तो कोई भी गलत नहीं है। आप कोई तीसरा पैटर्न इंट्रोड्यूस कर दीजिए अपने एग्ज़ाम में, तो वो भी गलत नहीं है। तो कोई सेट पैटर्न नहीं है, बट एक चीज़ है जो आपको एज देगी ओवर अदर एस्पिरेंट्स, वो है वर्किंग नोट। दोस्तों मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया ना कि कैपिटल गेन और पीजीबीपी मैंने नहीं किया था, बट स्टिल मैंने टोटल इनकम का क्वेश्चन अटेंड किया था, वो भी 6 पेज का मैं करके आया था। 15-14 मार्क्स का क्वेश्चन 6 पेज में मैंने लिखा था। और वो 6 पेज मालूम है मैंने क्या लिखा था? मैंने सिर्फ वर्किंग नोट लिखा था, सिर्फ वर्किंग नोट। मैंने 6 पेज का लिटरली वर्किंग नोट करके आया था मैं, और उसी में से मैंने 14 में से 7 मार्क्स स्कोर कर लिया था, विदाउट अटेनिंग पीजीबीपी के कोई एडजस्टमेंट और कैपिटल गेन के कोई एडजस्टमेंट्स। तो इतनी पावरफुल है वर्किंग नोट। हर क्वेश्चन में, रेसिडेंट का क्वेश्चन हो, सैलरी का क्वेश्चन हो, हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन हो, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का क्वेश्चन हो, क्लबिंग का क्वेश्चन हो, टीडीएस टीसीएस का क्वेश्चन हो, आप ना वर्किंग नोट लिखिए। वर्किंग नोट एक इम्प्रेशन देता है कि आपको पता है कि ये पॉइंट, ये नंबर्स आपने कहाँ से लेके आया। जब आप वर्किंग नोट दिखाते हैं ना, तो आप सामने वाले को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि आपको सामने वाले एग्जामिनर को आप ये कह रहे हैं कि देखो मुझे प्रोविज़न भी आता है, और ये प्रोविज़न कहाँ से आया इसका मैंने रीज़न भी आपको वर्किंग नोट में दिया है। और मैंने आपको बोली थी मिस्टेक नोटबुक बनाने के लिए,
और उस मिस्टेक नोटबुक में ना एक और चीज़ आप लिख लेना, आप जब पूरा मॉड्यूल को, पूरे डीटी को एक बार पढ़ लेंगे, जीएसटी को एक बार पढ़ लेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक पे मैं अटकता हूँ, मुझे इस सेक्शन में ये डाउट होता है, टीडीएस में ये सेक्शन मुझे याद ही नहीं होता, 194 का कंडीशन मुझे याद ही नहीं रहता, 194 पी का या ये डिडक्शन का या ये एग्जाम्शन की लिस्ट मैं भूल जाता हूँ बार बार। तो उनकी ना एक लिस्ट बना लेना और उस नोटबुक में लिख लेना और उनको ना डेली बेसिस पे रिवाइज़ करना, डेली बेसिस पे, सो दैट कि जब तक एग्ज़ाम आए आप उसको बेसिकली दिमाग में वो आपके रट्टाफाई हो जाएगी, अच्छा यही प्रोविज़न है। तो ये सारे जनरल टिप्स थे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आते हैं टोटल इनकम के क्वेश्चंस पे, जो 14 मार्क्स का आता है। ठीक है, पहले मैं बताता हूँ मैंने कैसे किया। एक्चुअली टोटल इनकम का जो सम होता है ना, अगर आपने कैपिटल गेन और पीजीबीपी किया नहीं ना, तो वो वर्थवाइल होता नहीं है करना टोटल इनकम के क्वेश्चंस, बट स्टिल मैंने उसकी प्रैक्टिस की थी। अब मैं बताता हूँ कैसे की थी। मेरा एक दोस्त था, हम दोनों एक दूसरे को ना डेली बेसिस पे एक क्वेश्चन देते थे टोटल इनकम के फ्रॉम विवित्सु कंपाइलर। विवित्सु कंपाइलर का मैंने यूज़ किया था टोटल इनकम क्वेश्चंस के लिए, प्लस बीवी सर के क्वेश्चन बैंक का यूज़ किया था। और हम क्या करते थे, अपने आप को एक दूसरे को डेली क्वेश्चंस देते थे उस बुक में से और कहते थे तू सॉल्व करके दे और मैं मेरा क्वेश्चन सॉल्व करके देखता हूँ, और एक दूसरे का आंसर हम चेक करते थे और अपने आप को एक दूसरे को 14 में से मार्क्स देते थे। तो इससे क्या होता था, हमारा कंपटीशन भी बना रहता था और डेली बेसिस पे मेरी प्रैक्टिस भी हो जाती थी। इनिशियली जब आप एक बार पूरा इंटायर का डीटी आप कर लेंगे ना, पूरा डीटी, जब तक आप पूरा डीटी एक बार कर नहीं लेंगे ना, तब तक आपसे टोटल इनकम की क्वेश्चंस नहीं होने वाले। तो आप पूरा जब डीटी एटलीस्ट एक बार कर लेना, तो फिर टोटल इनकम के क्वेश्चंस डेली बेसिस पे एक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू कर देना। सी, आप ये चीज़ समझिए और ये चीज़ दिमाग में डाल लीजिए, आपको सब कुछ आना ज़रूरी नहीं है डीटी में पास होने के लिए, आपको स्टेप्स लिखने आना ज़रूरी है। मैंने क्या कर लिया था, मैंने ना एक्सीलेंस पा ली थी स्टेप मार्किंग में। मतलब मैंने इतनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी टोटल इनकम की कि मुझे ना स्टेप्स ही लर्न हो गए थे। जैसे कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। मैंने ना एक पैटर्न बना लिया था कि पहले मैं क्या करूँगा, टोटल इनकम में हर टॉपिक आता है, राइट। रेसिडेंशियल स्टेटस आता है, हाउस प्रॉपर्टी भी आता है, सैलरी भी आता है, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, क्लबिंग, टीडीएस टीसीएस के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये मतलब बेसिकली ऑल इन वन सब कुछ रहता है उसमें। तो मैंने क्या कर लिया था, मैंने कैपिटल गेन और पीजीबीपी तो मुझे आते ही नहीं थे, तो मैंने उसको साइड में हटा दिया, वो एडजस्टमेंट में पढ़ता ही नहीं था। बट मैं उनकी वर्किंग नोट बना देता था, क्योंकि मुझे उस पीजीबीपी के प्रोविजन याद थे, कैपिटल गेन के तो वो भी नहीं आता। तो मैं उनका बस कुछ, अगर मुझे कोई चीज़ समझ में आ गई कि अच्छा पीजीबीपी में ये लोग डेप्रिसिएशन के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं 32 के बारे में, डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 में, उसके बारे में ही मैं लिख देता था, तो उससे ही मार्क्स मिल जाते थे, आधा ही सही बट वो वर्थ वाइल होता था। तो मैं क्या करता था, मैं टोटल इनकम के क्वेश्चंस के लिए मैं रेसिडेंशियल के पॉइंट्स को सॉल्व कर देता था, हाउस प्रॉपर्टी के पॉइंट्स को सॉल्व कर देता था, टीडीएस टीसीएस के पॉइंट्स को सॉल्व कर देता था, क्लबिंग सॉल्व कर देता था, आईएफओस को सॉल्व कर देता था, सेट ऑफ को सॉल्व कर देता था। तो ये जो छोटे छोटे चीज़ें हैं ना, ये मुझे 14 में से 7 मार्क्स लाने को हेल्प किया था। तो आप भी ऐसा ही करना। आपको अगर टोटल इनकम का क्वेश्चंस नहीं आ रहा है ना, तो मैं ये नहीं कहूँगा स्किप कर देना, प्लीज़ स्किप मत करना, नो वे स्किप करना, आप प्रैक्टिस करिए। मैं कह रहा हूँ ना, मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी टोटल इनकम के क्वेश्चंस की। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे टोटल इनकम के क्वेश्चंस की, उतना आपका डेली बेसिस पे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और आफ्टर सर्टन लेवल ऑफ क्वेश्चंस की, जैसे ना मैं कह रहा हूँ, आप सिर्फ 30 क्वेश्चन सॉल्व करके देखना टोटल इनकम के खुद से, और जो भी मिस्टेक्स करना वो मिस्टेक्स नोटबुक में लिखना। आफ्टर 30 क्वेश्चंस आपको एक पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन हो जाएगा कि कुछ एडजस्टमेंट, कुछ पॉइंट्स सेम ही है हर क्वेश्चन में, जो कि ऐसे भी पूछेगा। तो आप उतना ना, आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। आप ना 14 में से 5 मार्क्स भी स्कोर कर लेंगे ना, तो भी इनफ है। ठीक है, हमें 50 में से डीटी में से अगर 20 भी आ गया ना, 20-25 मार्क्स भी आ गया ना, तो भी मोर देन इनफ है इन ऑर्डर टू क्रैक द टैक्सेशन पेपर, क्योंकि जीएसटी है, मैं कह रहा हूँ जीएसटी है। सो मेरे लिए आई थिंक यही एडवाइस थी, आप सबके लिए यही स्ट्रैटेजी थी।
और प्लीज़ ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेना। इनके अलावा आपको कोई डाउट है, मैंने आई थिंक मेजरली सब कुछ कवर कर लिया है। इनके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू सो मच। और 1.5 डेज़ के लिए मैंने बता दिया था आपको। एन्जॉय। मॉक टेस्ट पेपर के बारे में आपको बताया नहीं कि मॉक टेस्ट पेपर आपको कितना देना है। ऑन द लास्ट के जब 3 मंथ्स बचेंगे तो आपको मॉक टेस्ट पेपर कितना लिखना है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ मैंने कितना लिखा था। जीएसटी में मैंने 6 मॉक टेस्ट पेपर दिए थे पूरे, और वो 6 मॉक टेस्ट पेपर मैंने किसी से परचेज़ किया था नहीं। वो 6 मॉक टेस्ट पेपर कहाँ से लिए थे मैंने, सारे पिछले 6 अटेम्प्ट्स के मैंने पीवाईक्यूज़ उठाया था, क्योंकि मेरे पास अमेंडमेंट्स आंसर्स थे तो मैंने उससे मैच कर लिया था। तो मैंने 6 अटेम्प्ट की पीवाईक्यूज़ को उठाया और मैंने खुद से बिना देखे डेली बेसिस पे सॉल्व किया था। आई थिंक फॉर द 1 मंथ, मतलब एक हफ्ते में एक करता था, पूरे हफ्ते रिवाइज़ करता था, संडे को टेस्ट देता था, पूरे हफ्ते रिवाइज़ करता, संडे को टेस्ट देता, ऐसे मैंने किया था जीएसटी के लिए। तो मैंने जीएसटी के लिए 6 मॉक टेस्ट पेपर दिया था और उस हिसाब और अच्छे से मुझे मार्क्स भी आया था जीएसटी में। और डीटी के लिए मैंने सिर्फ 2 मॉक टेस्ट पेपर दिए थे, वो भी वो करंट अटेम्प्ट के जो मॉक टेस्ट पेपर आईसीएआई इशू करता, सिर्फ वो दोनों ही दिया था मैंने। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि मैंने कभी भी मतलब 3 घंटे स्ट्रेट बैठ के मॉक टेस्ट पेपर कोई नहीं दिया, ना ही जीएसटी का ना ही डीटी का। मैंने जीएसटी में कैसा करता था, मैं 1 घंटे 15 मिनट का टाइमर लगाता था और पूरे वो पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करता था। और डीटी में 1 घंटे 30 मिनट की टाइमर लगाता था और मैं वो 2 मॉक टेस्ट पेपर मैंने दिया था। दैट्स इट। तो इतने मॉक टेस्ट पेपर मैंने किए थे। थैंक यू सो मच।